हाँ जी। तो मैंने आपको बोला था कि जो केसेस हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज के जो केसेस हैं वो सब आपको लर्न करके आना है। तो आई होप आप लोगों ने लर्न किया होगा सभी ने। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है इसको लेके। चलिए, तो अब ये है नहीं तो चलो अब हम टॉपिक करते हैं। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे हमें रिफ्रैक्शन को देखना है। तो रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सरफेस का है ना कि लेंस का। मतलब कि कॉन्वेक्स सरफेस होगा जिसमें एक साइड रेयर मीडियम होगा और दूसरी साइड डेंसर मीडियम होगा, और जो सरफेस होगा वो सरफेस कॉन्वेक्स होगा। बट यहाँ पे कोई लेंस नहीं है, ठीक है। यूं समझ लीजिए ग्लास सरफेस है और वो ग्लास सरफेस कॉन्वेक्स शेप में है। तो वो चीज यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे। तो सबसे पहला केस जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है द ऑब्जेक्ट लाइज ए रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इन रियल। ठीक है, तो पहला केस देखेंगे। फर्स्ट केस, जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है। यहाँ पे कैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये समझ लीजिए, लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस समझ लो, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स सरफेस कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। इस तरफ का पूरा मीडियम जो है वो डेंसर है, मान लो μ2। और इस तरफ का जो मीडियम है वो पूरा रेयर मीडियम है, दैट इज μ1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें केसेस पढ़ने हैं। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये पूरा डेंसर मीडियम है और ये पूरा रेयर मीडियम है। और इसमें हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के केस लेके हमें क्या करना है, डेरिवेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले डायग्राम को समझना है। डायग्राम कैसे करेंगे, सरफेस कैसे होगा, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये सब चीजें। सिंपल सी बात है, हमने केसेस पढ़ा कि जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किस बेस पे बनता है ये मैंने आपको समझाया था कि जो लेंस है उसका सर्कल बनाओ और सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और इमेज के रे डायग्राम बना के हमें डेरिवेशन करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल पॉइंट है पी, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम ये सर्कल बनाए तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो लाइन क्या होती है, नॉर्मल होती है सरफेस पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा सरफेस पे लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मान लीजिए आपने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है ओ। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज का ही बनेगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की साइज नहीं है, इमेज की कोई साइज नहीं है, सब पॉइंट साइज लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट से रे निकली और किस पे इंसिडेंट हुई, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे। तो ये इस पे रे इंसिडेंट होगी आई। अब क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में रे जा रही है तो इसको जाना तो सीधे चाहिए था, पर क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, पर ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये बेंड हो गई और ये इमेज बन गई इस पॉइंट पे, ठीक है। क्या बन गई, इमेज बन गई इस पॉइंट पे। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट से रे नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई सरफेस पे, रिफ्रैक्शन होगा, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और इमेज आपकी इस पॉइंट पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा उससे अल्फा लेंगे, इमेज जो एंगल बनाएगा उससे बीटा लेंगे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो नॉर्मल लाइन एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, गामा एंगल बनाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। और ये जो है क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये आपका यू है, और ये इमेज है तो ये क्या हो गया आपका वी। ये केस किसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है। ये केस किसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है।
सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार यस सर, डन सर, क्लियर सर जरूर लिख दें। और फिर उसके बाद ये डायग्राम यस बनाएं, ये डायग्राम बना लें और हो जाए तो मेरे को बताएं, यस क्योंकि सर। इसकी डेरिवेशन हमें करनी है। तो ये डायग्राम जल्दी से बनाएंगे। इस डायग्राम को आप जल्दी से बनाइए, फिर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। सर आई वाला कौन सा एंगल है? आई वाला बीटा एंगल है। इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, ध्यान रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओ, इसको पॉइंट को एम ले लो, बाकी पॉइंट तो है। अभी आगे भी एक लाइन ड्रॉ करवा के समझाऊंगा, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। सर जहाँ इमेज बन रही है वहाँ एंगल ए है। एंगल बीटा, बीटा एंगल, ओके सर। ये बीटा एंगल है। अल्फा बीटा गामा, बना लिया सबने? अब देखिए इसकी डेरिवेशन को देखते हैं, डेरिवेशन को करते हैं। तो डेरिवेशन करने से पहले हमें क्या है कि एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से। तो एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी, जिसको नाम दे दिया एन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, एम, एन एम, एम ले लीजिए, एम ऊपर ले लिया तो नीचे एन ले लिया है, ठीक है। तो अब अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो डायग्राम में ट्राइंगल्स हैं, अगर आप ट्राइंगल देखो तो इन ट्राइंगल दैट इज एम ओ सी, एम ओ सी में, एम ओ सी, आपको अगर याद होगा एक्सटीरियर एंगल रूल, जिसमें अगर एक ट्राइंगल है, ये एंगल, ये एंगल, इन दोनों एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये एक्सटीरियर रूल हमने पढ़ा हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल रूल यहीं पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एम ओ सी में आई इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, आई इज इक्वल टू मिल रहा है अल्फा प्लस गामा। आई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस गामा, ट्राइंगल एम ओ सी में। आप अपने, आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, एम ओ सी में। फिर उसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल जो हम ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं इन ट्राइंगल एम सी आई। एम सी आई में देखोगे तो गामा इज इक्वल टू आपको मिल रहा है आर प्लस बीटा, बट हमें आर चाहिए तो आपको गामा माइनस बीटा मिल गया, दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ट्राइंगल एमओसी में एक्सटीरियर एंगल सम रूल। उसके बाद आपने एंगल देखा एम सी आई, जिसमें गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा हो गया, एक्सटीरियर एंगल रूल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें दो इक्वेशन मिल गई है। नाउ अब अगर आप देखो अल्फा गामा बीटा अगर देखें तो आई और आर का जो रेशियो, मतलब बेसिकली ये जो है, इसमें हमें अल्फा चाहिए, गामा चाहिए, बीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए,
अल्फा बीटा गामा सी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम ले लेते हैं, वो कंडीशन ले लेते हैं कि एंगल क्या है, बहुत छोटे हैं। तो जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो ये जो रूल है ये फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए है, वैल्यूज जो आती हैं वो सेम ही आती हैं। तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, जिसमें अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा होगा, सिमिलर, क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल, या एक लाइन लिख सकते हो एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो आप लिख सकते हो कि अल्फा इज सिमिलर टू टेन अल्फा, जो कि क्या आएगा, टेन अल्फा अगर देखोगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एम एन अपॉन में ओ एन, ठीक है, एम एन अपॉन में ओ एन। एंड जो P है वो N के काफी क्लोज है, क्योंकि डिस्टेंस हम P से कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एन अपॉन में ओ पी। साइड में आप इसको लिख सकते हो एज P इज वेरी क्लोज टू N, ठीक है। तो जो P है वो N के काफी क्लोज है, तो इसलिए हम ON की जगह OP रख दे रहे हैं, यानी N की जगह P आ जाएगा हर जगह। इसी तरीके से बीटा निकालोगे तो बीटा सिमिलर हो जाएगा टेन बीटा के, और टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो एम एन अपॉन में एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन में पी आई, क्योंकि एन किसके क्लोज है, पी के। इसी तरीके से इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसी तरीके से आप गामा निकाल सकते हैं। तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा एम एन अपॉन में एन सी, जो कि इक्वल हो जाएगा, सॉरी पहले ये दिखाना है, टेन गामा, तो ये आ जाएगा एम एन अपॉन में एन सी, जो कि होगा एम एन अपॉन में पी सी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है बीच में, कहीं भी अगर डाउट आता है तो गामा हमने अल्फा निकाल लिया टेन अल्फा के बेस पे, बीटा निकाल लिया टेन बीटा के बेस पे, और गामा निकाल लिया टेन गामा के बेस पे। अगेन अब हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, क्योंकि रेयर और डेंसर का केस है और रिफ्रैक्शन केस है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और म्यू टू और म्यू वन है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन, ठीक है। स्नेल्स लॉ बनाना आपको सिखाया था मैंने, आप उस चीज को देख सकते हैं। इसका एंगल, इसका साइन ऑफ एंगल और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका साइन ऑफ एंगल और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो देखो आर का म्यू टू के साथ हो गया और म्यू वन का आई के साथ हो गया, ठीक है। बट वही बात है, एज एंगल आर स्मॉल, तो आई साइन आई जो होगा वो आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर जो है वो आर के बराबर हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई इज इक्वल आई इंटू में म्यू वन और म्यू टू इंटू में आर। अब इनकी इक्वेशन की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो म्यू वन आई की वैल्यू आपके पास अल्फा प्लस गामा है, प्लस म्यू टू की वैल्यू जो है वो है आपके पास गामा माइनस बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दिए, अल्फा गामा बीटा की वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर अल्फा बीटा इनकी सबकी आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू वन, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम एन बाय ओ पी, एम एन बाय ओ पी, प्लस गामा हमारे पास क्या है, एम एन बाय पी सी, म्यू टू, गामा हमारे पास है एम एन बाय पी सी, माइनस बीटा हमारे पास क्या है, एम एन बाय पी आई, ठीक है। अब देखो एम एन यहाँ भी है, 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 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या मिल जाएगी,
ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो? ब्लरी सा लग रहा है। क्लियर है सभी को? मतलब क्लियर है। ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो, या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो μ1 बाय OP प्लस μ1 बाय PC इज इक्वल टू μ2 बाय PC माइनस μ2 बाय PI। तो PI इधर आ जाएगा और PC उधर चला जाएगा। ठीक है, PI इधर आ जाएगा और PC, यानी कि जो PC वाला, जो PC है सेम है, इनको सेम साइड करना है। तो μ1 अपॉन में OP माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा μ2 अपॉन में PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में PC। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब आपके पास साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखो तो OP इज इक्वल टू क्या है, माइनस U, PI इज इक्वल टू क्या है, प्लस V, और PC इज इक्वल टू क्या है, प्लस R। तो इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे, μ1 अपॉन में OP क्या है आपके पास, माइनस U, प्लस μ2 क्या है आपके पास, μ2 अपॉन में PI क्या हो गया आपके पास, प्लस R इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में PC क्या हो गया, प्लस R। PI है ना, सॉरी PI है तो V आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू क्लियर है सभी को? एक बार पूरी डेरिवेशन देख लो। हमने क्या किया है, हमने ट्राइंगल्स लिए हैं जिसमें एक्सटीरियर एंगल सम रूल लगाया है। एक्सटीरियर एंगल आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा के, बीट, और दूसरे वाले ट्राइंगल MCI में हो जाएगा गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा के। तो हमें आर चाहिए, तो आर निकालने के लिए हम गामा माइनस बीटा कर देंगे, तो 2 इक्वेशन मिल गई। उसके बाद हमें अल्फा बीटा और गामा निकालना है, तो एंगल स्मॉल है तो टेन साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास टेन अल्फा लगा देंगे, परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस, बीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और गामा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू निकालने के बाद आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद एंगल स्मॉल है तो साइन आई और साइन आर किसके बराबर हो गए, आई और आर के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई और आर की वैल्यू पुट करी, अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू पुट करी, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, पीसी की वैल्यू एक साइड कर दी और बाकी सब एक साइड कर दिया। देखो पीसी एक साइड कर दिया है, ठीक है, और बाकी सारी एक साइड वैल्यू कर दी है, और इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ पे बात, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप पीसी को एक साइड कर दो, पीसी को एक साइड करने का मतलब है आप ऐसे भी कर सकते थे कि μ2 बाई पीसी को इस साइड ले जाओ, तब आपकी इक्वेशन μ1 माइनस μ2 अपॉन में पीसी बन जाती, फिर वो गलत हो जाती इक्वेशन। उसमें क्या होता कि आपको इसको एक साइड करने वक्त ये ध्यान रखना है कि जो रे है वो कैसे जा रही है, μ1 से μ2 में जा रही है कि μ2 से μ1 में जा रही है, क्योंकि हम दोनों केस करेंगे। अभी हम रेयर से डेंसर का केस कर रहे हैं, फिर हम डेंसर से रेयर का केस भी हमें करना है। तो अभी हम केस देख रहे हैं कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, यानी कि μ1 से μ2 में जा रहा है। तो जब पीसी को एक साइड कर रहे होगे तो आपको ये ध्यान रखना है इसका उल्टा होना चाहिए, μ2 माइनस μ1 होना चाहिए। तो जब आप पीसी को एक साइड करोगे तो μ2 माइनस μ1 हो गया। अगर यही μ2 से μ1 में जा रही होती रे, तब आपको ये ध्यान रखना होता कि μ1 माइनस μ2, यानी उल्टा माइनस होना चाहिए था। तो ये केस आपको यहाँ पे, ये हिंट है, एक तरीके से ट्रिक है आपको ध्यान रखने का कि इक्वेशन अगर सही बने। इक्वेशन सही बनाने के लिए एक ट्रिक है कि आपको ध्यान रखना है कि रे की डायरेक्शन देखो μ1 से μ2 में जा रही है, तो इसका उल्टा आना चाहिए, यानी μ2 माइनस μ1 आना चाहिए, और ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो अब एक बार बताइए, सब एक बार बता दीजिए कि आपको क्लियर है, समझ में आ गया है? डन सर, क्लियर सर। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर सर। डन क्लियर है? सर। क्लियर है सभी को? अच्छा, तो इसको नोट कर लीजिए फिर जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से सारी डेरिवेशन हमें करनी है।
और इसको नोट करके एक बार बता दें, हो जाए तो एक बार बता देना, फिर हम नेक्स्ट केस करेंगे। कॉन्वेक्स सरफेस यानी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती है, तो ये है रियल इमेज के लिए। ठीक है, इसका टॉपिक डाल लेना, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ये जो केस हमने किया, ये किया है ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज इज रियल। इमेज जो बनाई है वो रियल है, रियल इमेज के लिए बनाया है ये। इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में, और लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो उसमें हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे, हमें ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे। उसके बाद हमारे को जो मैंने बोला कि वर्चुअल केस करना है, फिर रेयर से डेंसर केस भी डेंसर से रेयर केस भी करना है, तो मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दूंगा। डेरिवेशन सिमिलर तरीके से है, आपको ट्राइंगल सेम लेना है, एमओसी और एमसीआई। ट्राइंगल सेम लेना है, एमओसी और एमसीआई, उसमें आई और आर की इक्वेशन बनानी है, फिर सिमिलर तरीके से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, और इक्वेशन वैल्यू पुट करके सिमिलर तरीके से ये इक्वेशन आनी चाहिए। ये ध्यान रखना, जब भी रेयर से डेंसर का केस होगा तो यही इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे किसी के लिए भी करो, चाहे रियल के लिए, वर्चुअल के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए, कुछ भी करोगे रियल के लिए यही इक्वेशन आपकी बनेगी। बट वर्चुअल के लिए करोगे तो चेंज हो जाएगा, बाकी सब केसेस में इक्वेशन यही निकल के आनी चाहिए। तो मतलब डेरिवेशन जब आप सिमिलर करो तो आप क्रॉस चेक ये कर सकते हो कि अगर आपकी इक्वेशन ये बन के आ रही है तो इसका मतलब आपने सही किया है। तो मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, आप गूगल जीसीआर यानी गूगल क्लासरूम में आप लोग अपलोड कर दोगे डेरिवेशन, जो जो मैं बना के अभी बताऊंगा, क्योंकि सिमिलर तरीका है, कुछ अलग है नहीं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सी डेरिवेशन हो जाएगी जो सिमिलर तरीके से करना होगा, और आप लोगों को होमवर्क उसके बेस पे मिलेगा। हो जाए तो बता देना कि हो गया है। डन सर। चंचल, दिव्यांशु हो गया, कशिश डन। यस सर। चलिए
तो अब मैं नेक्स्ट केस दिखा रहा हूँ जो कि होगा वर्चुअल इमेज के लिए, सेम कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। तो वर्चुअल इमेज के लिए बनाना है, रे डायग्राम में बना के आपको दिखा रहा हूँ। डेरिवेशन आपको सिमिलर तरीके से करनी होगी। जहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो मैं बता दूंगा क्या चेंजेस होगा। अब हम जो कर रहे हैं सेकंड केस, वो कर रहे हैं फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज के लिए आप करोगे तो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स सरफेस, μ2 डेंसर मीडियम, μ1 रेयर मीडियम एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या है, पहले वाले केस में जब रियल इमेज बनानी थी तो आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा था। अभी क्या रखो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज रख दो। ठीक है, तो रे जाएगी, क्या जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, पर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड हुई और ये पीछे की तरफ वर्चुअली इमेज इसने बना दिया आई। ठीक है, जानी कैसे चाहिए थी, सीधी। तो अगेन वही बात है, सी आई ओ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पी पॉइंट हो गया, ये आपने पॉइंट क्या लिया था, एन, और ये पॉइंट लिया था एम, ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, और ये होगा गामा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा, ये पूरा एंगल इंसिडेंट होगा, ये ध्यान रखो। जो मैंने अभी बनाया एंगल, ये मैंने जो अभी एंगल बनाया है ये इंसिडेंट एंगल होगा पूरा। ठीक है, ये पूरा एंगल इंसिडेंट होगा, दैट इज आई नॉर्मल के साथ। दूसरा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वो होगा ये, दैट इज आर। ठीक है, ये आपका रे डायग्राम बन गया फॉर वर्चुअल इमेज के लिए। जिसको ना समझ में आया वो पूछ सकता है। मैंने बताया डिफरेंस क्या है, रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं और वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को क्लोज रख दिया है, तो इमेज जो है पीछे आके बन जाएगी, दैट इज वर्चुअल इमेज। अगेन वही बात है, आपको ट्राइंगल सेम ही लेने हैं, एम ओ सी। एम ओ सी में इक्वेशन क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा ही बन रहा है। ठीक है, दूसरा एम सी आई, तो एम सी आई में अगर आप देखो तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा बन रहा है, तो अब जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बीटा प्लस गामा बन जाएगा। इसमें ये आपका यू हो गया, ये आपका वी हो गया, और ये आपका आर हो गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्नेल्स लॉ भी सेम अप्लाई होगा, ये भी सेम अप्लाई होगा। यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस प्लस। सर वो स्टार्टिंग में आर प्लस बीटा है, तो जब आर इधर रहेगा अच्छा, ये जो है इसमें गामा डायरेक्ट माइनस इक्वेशन बन बीटा, गई तो ना, बीटा ये माइनस गामा। डायरेक्ट बन गई ना, इसमें इसमें वो बनी ही नहीं इक्वेशन। अच्छा, मैंने चेंज करना भूल गया, आर देखो डायरेक्ट बन रहा है, आर एक्सटीरियर है, इंटीरियर बीटा और गामा है, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ये इक्वेशन बन, इसमें डायरेक्ट बन गया, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट ही हमें मिल गई। समझे कशिश? यस सर। इसमें डायरेक्ट मिल गई, वो मैं देखना भूल गया उसको, ये डायरेक्ट इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस मिलेंगे, μ2 माइनस μ1, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है कि v क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, v क्या है, नेगेटिव है, v नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इक्वेशन सेम बन गई। देखो सिमिलर डायग्राम, सिमिलर डेरिवेशन, जस्ट माइनस प्लस का चेंज आया है। ठीक है ना, तो कोई चेंज नहीं आया, रे डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डिराइव करके अपलोड करेंगे आप लोग जीसीआर पे। फिर मैं थर्ड डायग्राम, रे डायग्राम बनाता हूँ, जल्दी से इसको ड्रॉ करेंगे सभी, हो जाए तो बता देना।
डेरिवेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। डेरिवेशन खुद करेंगे, मैंने बताया, बस वो अभी यहाँ लिखी हुई थी इसलिए मैंने कर दी है। डेरिवेशन खुद करेंगे, अभी सिर्फ रे डायग्राम बनाना है। बना लिया सभी ने? यस सर। सबने बना ली। अब देखो ये जो केस हमने रे डायग्राम बनाए दो, ये दोनों केस हमने बनाए हैं रेयरर से डेंसर के लिए। मतलब कि जो रे है वो डेंसर, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, म्यू1 से म्यू2 की तरफ जा रही है। तो सिंपल सी बात है, तो अब हम इसका अपोजिट करेंगे, डेंसर से रेयरर का केस करेंगे। ये पूरा डायग्राम उल्टा हो जाएगा। तो डेंसर से रेयरर का करेंगे तो फॉर्मूले में भी क्या हो जाएगा, अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे थे तो म्यू2 - 1 था, अब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो म्यू1 - म्यू2 बनना चाहिए इक्वेशन में, और यहाँ पे माइनस और वी का फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं फॉर रियल इमेज फ्रॉम रेयर टू फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, अब जो रे डायग्राम बनेगा वो डेंसर से रेयर के लिए बनेगा। थर्ड रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स के लिए ही है, ध्यान रखना। और कैसा है, रेयर, सॉरी, डेंसर टू रेयर फॉर रियल इमेज। तो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, अब उल्टा कर दो, अब जो है वो इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ये केस आपका बन गया। तो अब यहाँ पे डेंसर मीडियम है और यहाँ पे रेयर मीडियम है, जहाँ पे म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, यानी कि डेंसर और रेयर का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। अब ये ध्यान रखेंगे। अब क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड होगा। नॉर्मल किस साइड बनाओगे, ऐसे नॉर्मल आपने बना दिया। अब आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ध्यान रखना कि जब रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर के लिए बना रहे हो, जैसे कि पहले वाले में मैंने बताया कि रेयर से डेंसर के लिए रियल और वर्चुअल का जो डिफरेंस है वो ये है कि रियल में आप ऑब्जेक्ट को दूर रख रहे हो और वर्चुअल में ऑब्जेक्ट को क्लोज रख रहे हो, पास में रख रहे हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रियल के लिए जब आप बनाओगे डेंसर से रेयर में कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, तो अब आपको ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड रखना है, और जब आप वर्चुअल बनाओगे तब आपको ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट साइड रखना है। ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे, ये थोड़ी ट्रिक पॉइंट है या एक हिंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है बनाते समय। तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, रे गई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट हुई, तो अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। तो डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो रे क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो ये नॉर्मल लाइन है, इससे अवे होगी तो रे कहाँ जाएगी, इधर जाके इस पॉइंट पे इमेज बन गई। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये पूरा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन ये पी पॉइंट है, ये आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी तो ये आपका बन गया एम, ये बन गया एन। ठीक है, सॉरी उल्टा ले लिया ना हमने, हमने एन और एम ले रखा है, तो ये एम और एन। ठीक है, और एंगल जो होगा वही अल्फा, बीटा और ये गामा। ठीक है, फिर अगेन वही चीज है, आपको एमओसी ट्राइंगल ही लेना है, एम ओ सी और एम सी आई। फिर आई और आर के लिए इक्वेशन बनाओगे और यहाँ पे स्नेल्स लॉ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो इंसिडेंट एंगल के साथ म्यू2 है और रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ जो है वो है म्यू1। ये जो है ये चेंज हो जाएगा, दैट इज म्यू1/म्यू2 हो जाएगा, क्योंकि आपने मीडियम को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ चेंज हो जाएगा, ये मैंने हिंट पॉइंट दे दिया है डेरिवेशन के लिए। स्नेल्स लॉ में जो चेंज आएगा वो म्यू1/म्यू2 रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने मीडियम भी रिवर्स कर दिया। जैसे ही मीडियम रिवर्स किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं दोबारा होस्ट कर दे रहा हूँ। सर इसमें सिर्फ एंड में चेंज होगा ना?
बस जी। न्यू1 न्यू2 की जगह आ जाएगा और न्यू1 की जगह न्यू2। हाँ, बस वो चेंज होगा। बाकी यहाँ पे ये भी चेंज होगा, ये मैंने पहले का लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चेंजेस आ सकते हैं, तो ये आप अपने आप बनाओगे। अल्फ़ा बीटा गामा सेम रहेगा, वहाँ पे मैंने चेंजेस ये चेंज हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपको बता दिया है। उसके बाद अकॉर्डिंग आपको चेंजेस लेके आने हैं डेरिवेशन में, ठीक है। यहाँ पे बस आपको जो चेंज लेके आना था वो ये लेके आना था, जो मेन था। यहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया है। ये इक्वेशन आप अपने हिसाब से बनाएंगे। एमओसी और एमसीआई में आई और आर की वैल्यू निकालनी है। तो रे डायग्राम बना लिया सभी ने? चलो, ये रे डायग्राम आपने बनाया किसके लिए? रियल इमेज के लिए। सेम केस आपका क्या होगा फॉर फोर्थ डायग्राम जो होगा वो होगा फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, तो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स सरफेस, म्यू2, म्यू1, सेंटर ऑफ कर्वेचर और परपेंडिकुलर लाइन। मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के इस साइड रखोगे तो आपका रियल इमेज बनेगी, और सेंटर के इस साइड रखोगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये लाइन आपने इंसिडेंट करवाई। यहाँ थोड़ा छोटा डायग्राम बनता है, इसका ध्यान रखेंगे। अब रे इधर से जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। उसके बाद रे को बाहर जाना है तो बेंड्स टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल जानी ऐसी चाहिए थी, तो ये आपका बेंड हो जाएगा, बेंडेशन, और ये बेंड हो गई रे। तो ये पूरा एंगल आपका एंगल आर बन गया, ये आपकी इमेज बन गई वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगेन ये आपका अल्फा, अल्फा आपको पता है ऑब्जेक्ट पे बन गया, आई पे आपका बीटा बन गया, और सी पे आपका गामा बन गया, ठीक है। ये बन गया अल्फा। अगेन आप क्या करोगे, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज ये पॉइंट आपका एम हो गया, ये एन हो गया, और ये पी हो गया, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से आप करेंगे, फॉर्मूले में चेंजेस लेके आएंगे। ये मैंने बता दिया है। इसमें आपका लास्ट में फॉर्मूला डेंसल से रेयर के केस में आपका म्यू2 माइनस म्यू1 नहीं, म्यू1 माइनस म्यू2 बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। म्यू1 माइनस म्यू2 बनना चाहिए, इसमें चेंजेस आ सकता है, ये इसका ध्यान रखना कि म्यू1 माइनस म्यू2 बनाना है। रे डायग्राम, ये वाला रे डायग्राम बना लेंगे जल्दी से। ये ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, कॉपी पे बनाते वक्त आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो कर्वेचर है वो सिमिलर हो, मतलब सिमेट्रिक हो, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखने चाहिए। सर लास्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका वो बता दोगे डेरिवेशन? कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सेम ही है। आई इज इक्वल टू, देखो एम ओ सी में अगर देखोगे, एम ओ सी, तो यहाँ पे जो केस है अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा बनेगा। देखो एमओसी में अल्फा एक्सटीरियर है, आई और गामा इंटीरियर है, तो अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा बनेगा, जिससे आई इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस गामा। फिर आप लोगे एम सी आई, एम सी आई में देखोगे तो बीटा, बीटा, हाँ बीटा एक्सटीरियर है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि बीटा एक्सटीरियर मिल गया, गामा इंटीरियर एक मिल गया, दूसरा इंटीरियर नहीं मिल रहा है। दूसरा इंटीरियर नहीं मिल रहा है तो वो कैसे मिलेगा? वो आपको मिलेगा, ये देखो, आपको याद है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली 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 अपोजिट ही कहते थे ना, क्या कहते थे, अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल, ध्यान नहीं है। तो अपोजिट एंगल्स जो होते थे जिसमें नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें ये केस होता था कि ये है, तो आपका ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा, ठीक है, याद है आपको? तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा है। ये लाइन देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जा रही है और इमेज वाली जो लाइन जा रही है वो बाहर क्या बना रही है, एंगल आर। तो अंदर भी क्या बनाएगी, पूरा एक एंगल आर बनाएगी एमसीआई में। मैं रे डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो।
ये आपकी बनाएंगे पी पॉइंट, ये आपका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने रखा है यहाँ पे, तो ये लाइन आई, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, ये चला गया आई, तो ये पूरा एंगल आर है, ये एंगल आई है, इसको अंदर ले दे रहा हूँ, एंगल आई, ये एंगल गामा, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, ठीक है। और अगर आप देखो एक इक्वेशन मैंने बता दी, जैसे कि ये जो ट्रायंगल है आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका बन गया एन और ये हो गया एम। तो अगर आप देखो तो एमओसी में आपका बन जाएगा एम ओ सी, तो अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा, जिसमें आई इज इक्वल टू मिल जाएगा अल्फा माइनस गामा, इक्वेशन 1। दूसरी आप देखोगे ट्राइंगल एम सी आई में, तो एम सी आई में एम सी आई, तो बीटा अंदर बाहर वाला हो गया, गामा अंदर, और ये अंदर एक एंगल नहीं मिल रहा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये पूरा एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये वाला, ये आपका आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही कहते थे शायद, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि आर। तो आप देखो इंटीरियर आर हो गया, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, तो आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, बीटा माइनस गामा। क्लियर है कशिश? सर हाँ जी, हाँ जी। सर फिर रीजन भी लिखना होगा ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ दिखा सकते हो, हाँ बता सकते हो दिखाने को, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आर और यहाँ आर बना दोगे तो वो डायग्राम में ही समझ जाएगा कि ये एंगल आर है, ठीक है। साइड में दिखा सकते हो। दूसरा एक चीज़ है, मैंने डायग्राम बहुत छोटा पड़ गया था, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। जैसे कि मैंने वी यू और आर की वैल्यू पुट करी है, तो वो मैंने बताया नहीं कि पी आई आर के बराबर, पी आई वी के बराबर है, पी ओ यू के बराबर है और पी सी आर के बराबर है। तो ये आपको साइड में बताना पड़ेगा कि पी सी इज इक्वल टू आर, पी आई इज इक्वल टू वी और पी ओ इज इक्वल टू यू, ये लिख के फिर आप वैल्यू पुट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना डेरिवेशन, ठीक है। तो आपने जो फर्स्ट डेरिवेशन लिखी है उसमें साइड में आप लिख लेंगे। ये रे डायग्राम आप लोगों ने बना लिया सभी ने? सर इसमें आर वी यू, मतलब वी और यू तो पता है, आर कहाँ है? आर सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ आपका यू हो गया, आई आपका वी हो गया। और किसी को कोई डाउट? जिसको भी डाउट आ रहा है वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नए टॉपिक है, समझने में हो सकता है दिक्कत हो, बट आई होप मैंने ट्राई तो पूरा किया आप लोगों को समझ में आ जाए। पर जिसको किसी को कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, वो पूछ सकता है। क्लियर है सभी को? आशीष, रचित, चंचल, दिव्यांशु, कहाँ गए भाई आशीष वशीष, रिप्लाई नहीं आ रहा। है ही नहीं। अच्छा आशीष ने ज्वाइन ही नहीं किया। सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट जो है, ये थे जो डायग्राम हमने बनाए, ये सारे के सारे हमने बनाए हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस स्पेसिफाई किया जाएगा, सरफेस, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस, इस तरीके से बोला जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। नाउ नेक्स्ट आपका ये सारे जो डायग्राम हमने बनाए ये कॉन्वेक्स के लिए था, अब हमें जो बनाना है वो है कॉनकेव के लिए, ठीक। कॉनकेव के लिए डायग्राम
तरीका वही है जो हमने सीखा है, उसी तरीके से आपको करना है, कुछ अलग नहीं है। बस रे डायग्राम में है जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो चेंज आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए करते हैं। फॉर कॉन्वेक्स रे डायग्राम सबने बना लिया होगा। फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए बनाओगे तो पहला क्या होगा, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर फॉर रियल, वर्चुअल इमेज ही बनती है यहाँ, तो रियल का तो कोई केस ही नहीं है। कॉनकेव में आपका सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी, तो यानी कि दो डायग्राम बनेंगे वर्चुअल के लिए, एक रेयर से डेंसर और दूसरा डेंसर से रेयर। ठीक है, तो पहले हम बना रहे हैं फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर वर्चुअल इमेज। ये डायग्राम सभी ने ड्रॉ कर लिया है, मैं रब करने जा रहा हूँ, कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगेन वही बात, प्रिंसिपल एक्सिस और कॉनकेव सरफेस है, तो आपको सरफेस कुछ इस तरीके से बनाना है, और ये आपका हो गया डेंसर म्यू2 रेयरर म्यू1। ठीक है, तो म्यू2 म्यू1, अगेन वही बात है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर जाएगा, इस साइड। सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड जाएगा, इस साइड। तो इसमें क्या है कि मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि कहाँ इमेज बननी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड कर लेता हूँ, ताकि इमेज डायग्राम थोड़ा सही बने। आप लोग एक बार बना लेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस जगह पे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पॉइंट रखें ताकि इमेज फॉर्मेशन सही बने। तो एक मैंने ये बना लिया है, दैट इज ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की रेंज आएगी ये। तो आपको पता है कि रेयर से डेंसर है तो कहाँ जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल बेंड होगी, तो यहाँ बीच में से होके ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, मतलब कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि एंगल्स डिसाइड करने होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है आप जब बनाओगे। ये केस हो गया। अब आपने 3-4 डायग्राम इतने बना लिए, तो आपको पता है कि आई के साथ एंगल क्या बनता है, सी के साथ एंगल क्या बनता है, और ओ के साथ एंगल क्या बनता है। ठीक है, दूसरी बात, ये रे है तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनेगा, तो ये पूरा इंसिडेंट एंगल होगा, ये एंगल आर होगा, ये एंगल आर होगा, तो ये पूरा एंगल आर होगा। अगेन वही वाली बात, ठीक है, ये पूरा एंगल आर होगा, ये ध्यान रखना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ कर दिए थे अभी, यही चीज़ मैं समझा रहा था, गड़बड़ हो जाती है। तो एंगल आर कौन सा बनेगा, ये जो लाइन आ रही है ये जा रही है ये कई और ये कई, ये वाली एंगल बनेगा, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन। इमेज वाली लाइन और सेंटर वाली लाइन, इमेज वाली लाइन और सेंटर वाली लाइन के साथ बनेगा एंगल आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और जो एंगल आई है वो ऑब्जेक्ट वाली लाइन और सेंटर वाली लाइन के साथ एंगल आई बनेगा, ध्यान रखेंगे। खत्म होगी क्या, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आई जो बन रहा है वो आई बन रहा है ऑब्जेक्ट वाली लाइन और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी नॉर्मल लाइन। अब इधर एंगल आर बना है तो इसके अकॉर्डिंग जो आर बनेगा वो इमेज वाली लाइन और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन के साथ आर बनेगा, इस वर्टिकली अपोजिट के। ठीक है, उसके बाद आपका सेम तरीका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, पी पॉइंट, एन पॉइंट, एम पॉइंट। ठीक है, और सिमिलर तरीके से डायग्राम डेरिवेशन आप करेंगे। क्लियर है, चलो ये चीज समझ गए। एक लास्ट डायग्राम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, लास्ट डायग्राम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं जिसमें आपको बनाना है, ये आपका एक वर्चुअल इमेज के लिए हो गया, रेयर टू डेंसर के लिए। अब इसका नेक्स्ट जो सेकंड डायग्राम बनाना है वो बनाना है डेंसर से रेयर, वर्चुअल इमेज ही बनेगी डेंसर से रेयर के लिए। वर्चुअल इमेज बनेगी तो इसका मतलब आप समझते हैं, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही
इमेज बननी चाहिए, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर ही इमेज बनी है ना। तो इसी तरीके से आपको रेयर इमेज के लिए वर्चुअल इमेज के लिए कॉनकेव में डेंसर से रेयर का यानी कि इसका रिवर्स वाला केस डायग्राम विद डेरिवेशन करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। 4 डेरिवेशन और होमवर्क में दी हैं, GCR पे यानी गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जानी चाहिए बिफोर द नेक्स्ट क्लास, एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इसे। ठीक है, समझ गए। तो ये अच्छे से आप लोग, मैं वैसे भी बहुत कम होमवर्क देता हूँ, तो ये जरूर आप लोग करके सॉल्व करके सभी के सभी अपलोड करेंगे। ठीक है, इसमें मैं किसी का कैसे भी तरीके का एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। क्लियर है सभी को? अब किसी को कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी भी तरीके का डाउट आपको आ रहा है माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, और ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ओहो, बिना बोले कौन लेफ्ट किया ये? आशीष। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। सर हाँ जी बोलो। सर मुझे है डाउट 9.6 क्वेश्चन में। 9.6 में 9 यस पॉइंट सर। जल्दी से देखते हैं क्योंकि मुझे भी जाना है। 9.6 9.6 9.6 ये तो प्रिज्म का केस है, अभी तो हमने प्रिज्म किया ही नहीं है। सर आपने होमवर्क में दिया था ये। होमवर्क में दिया था मैंने, हाँ सर। तो गलती से चला हो गया। ये प्रिज्म का केस है, प्रिज्म अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये प्रिज्म वाला यस केस। सर वही। हाँ हाँ, प्रिज्म का केस अभी हम जब पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।